I hope you all are absolutely great at home and जो हमने सीरीज शुरू की है that is सैल्यूट द बॉडी बिल्डिंग हीरोज, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इससे डेली सीख रहे हैं। अगर आज के एपिसोड की हम बात करें तो आज का एपिसोड एक ऐसे इंसान पे होने वाला है जो कि अपने कॉलेज टाइम पे इतना फैट एंड ओबीज होता था कि जो उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थे उसको जब भी मिलते थे तो बुलिंग करते थे उसको। मतलब वो अपनी लाइफ से इतना डिसअपॉइंट हो रखा था कि कुछ भी करना चाहे तो फोकस नहीं कर पाता था अपनी लाइफ में। बट जो मुद्दे की बात ये है कि उसने उस वक्त हार नहीं मानी, ये नहीं सोचा कि हाँ चलो ठीक है अब जैसा भी है फ्लो के साथ चलते हैं, जिंदगी कट जाएगी। नहीं, उसने उस वक्त बाउंस बैक करने का सोचा एंड वही जो उसके अंदर की आग थी वो ऐसा रिजल्ट लाई आज कि वो एक नहीं है, इतने सारे ब्रांड्स का फेस बन चुका है कि आप खुद ही उस इंसान के मुंह से सुनिए एंड जस्ट एंजॉय द शो। वी विल मीट एट द एंड ऑफ द सेशन। एंजॉय। करण भाई, बहुत बड़ा स्वागत है हमारे चैनल में आपका फिर से। आज हम थैंक यू भाई। ऐसे सीरीज शुरू की है हमने सैल्यूट द बॉडी बिल्डिंग हीरोज का। हम जी, आज ही जानना चाहेंगे आपसे, आपने कैसे बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, कब आपको पता लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही स्टेज है अब स्टार्ट करने के लिए, और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या रही आपकी? मैंने बॉडी बिल्डिंग एक्चुअली स्टार्ट की थी जब मैं क्लास 8th में था। ओके। एंड मैं बहुत ही मतलब शुरू से ही बहुत फैट किड था, तो सब लोग रोकते टोकते थे, बहुत टोका टाकी करते थे, मजाक उड़ाते थे, तो पिंच होता था कहीं ना कहीं। एंड फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने सिर्फ घर पे फिटनेस के लिए तौर पे मतलब कि घर पे एक्सरसाइज करना शुरू किया एंड जिम भी ज्वाइन किया था, तो सिर्फ पतले होने के लिए किया था। एंड फिर धीरे 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 शौक होता गया, तो शौक में फिर बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया एंड बस उसी में आगे आ गया मैं। और इसके बीच में कुछ डिफिकल्टीज वगैरह आपने कुछ फेस की क्या? डिफिकल्टीज बहुत सारी थी एंड बहुत सबके ताने भी सुने। एंड मैं मतलब जब कॉलेज में था तो सब कहते थे तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, तू बस जिम जिम जिम, सारा टाइम जिम, बस डाइट और जिम की बातें और ये वो। तो मैंने कहा कि आप लोग को जो बोलना है बोल दो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे। मैं स्पेशली मेरे जो रिलेटिव्स हैं, कजन्स वगैरह, तो वो लोग स्टडीज में काफी अच्छे थे। एंड मुझे उस वक्त मतलब स्कूल के बाद फिर मेरा ध्यान इसमें मतलब शौक पे आ गया कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो जब शौक होता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, तो बस इसीलिए फिर मैंने कहा जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। तो इस चीज के लिए मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर उन्होंने कहा बेटा किसी की बात मत सुन, तुझे जो अच्छा लगता है तो वो कर। तो मैंने कहा ठीक है बस। चलो बढ़िया। अब जैसे आपने जिम का लंच पकड़ा आपका, तो आपको कब पता लगा जी, कि हाँ अब मुझे बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में भी compete करना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स तो मतलब बहुत बाद में आया मुझे। कम मतलब कि बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स से पहले ही मतलब जब मैं था तो मैं इंस्पिरेशन तो बहुत सारी थी कि मतलब सबको देखता था, सारे बॉडी बिल्डर्स को एंड कॉम्पिटिशन्स देखता रहता था। तो मन में था कि ऐसी बॉडी बनानी है, ऐसी बॉडी बनानी है। तो फिर एक टाइम आया कि जब मैं काफी ज्यादा फैट पे था एंड मैं मतलब बल्क हो गया था, बल्किंग पे था। तो फिर कुछ लोगों को मतलब था कि वो लोग मजाक बनाने लग पड़े। तो फिर मुझे था कि इन लोगों को दिखाना है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम पतले नहीं हो सकते, सिक्स पैक नहीं बना सकते। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊंगा अपने अंदर और कुछ बड़ा करूंगा लाइफ में। तो वो मेरी एज थी 21 पे। तो मैंने स्टार्ट किया अपने आप को लीन करना एंड काफ़ी टाइम लग गया मुझे लीन करने में, क्योंकि मैं नेचुरल कर रहा था। एंड फिर धीरे धीरे करते करते जब रिजल्ट्स आने लग गए, जेनेटिक्स अच्छे थे, तो अच्छा लगने लग गया। फिर उसके बाद तैयारी करते करते अबाउट 6 to 8 months में मैंने काफ़ी वेट लूज किया था। अबाउट मैं 94 kg पे था एंड मेरा वेट लूज हुआ था अबाउट 63-64 kg पे। एंड उस वक्त मैंने फिर पहला अपना 2017 में फिर मैंने शो खेला था, कंपटीशन। ओके। तो इस जी, दौरान सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या रही आपकी? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मैं खुद को ही आप बोल सकते हो, कह सकता हूँ ओके। कि मैं खुद की बॉडी देख देख के खुद को ही कोसता रहता था। कि जब भी मतलब मेरा मन करता था चीट करने का, तो मैं सबसे पहले जाके शीशे में खुद को देखता था। फिर मैंने कहता था नहीं, और मेरे पास पुरानी अपनी पिक्चर्स भी थी जो मैंने खींच के रखी थी ट्रम की। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, अगर रात को सोने से पहले मैं फोटो देखता था, ओके। फिर मुझे सबकी बातें याद आ जाती फिर थी। आपने आगे कंटिन्यू रखा अपना सारा सफर। जी जी जी। इसके आगे अगर हम चले तो ऐसा भी हुआ होगा जैसे आप बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में गए हैं तो कुछ हम्म
आप अचीव करने के लिए कोशिश करोगे बट अचीव नहीं कर पाए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल्ड अचीव करना चाहते हो, ब्रॉन्ज या सिल्वर में रह गए हो, तो जो वो हम्म। डिसअपॉइंटमेंट होती है तो उसको कैसे आप आगे लेके जाते हो, कैसे डील करते हो उसके साथ? डिसअपॉइंटमेंट देखो सबको होती है, और मेरा मानना ये है कि आप चाहे किसी भी गेम में ले लो, तो जो फर्स्ट आता है उसकी बात छोड़ के बाकी जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं सबको कहीं ना कहीं जीतने के लिए ही होता है, सब जीतने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट हर गेम में होती है, तो लेकिन ये एक स्पोर्ट्समैन को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये एक गेम है, एंड आप अपने गेम में आप हमेशा अपने आप को बेटर करने के लिए ही खेल रहे हो। तो आप और प्रैक्टिस करो और मेहनत करो और नेक्स्ट टाइम compete करो एंड जीतो। तो यही तो इस गेम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है हर। तो बस यही है कि मैं सबको यही कहूंगा कि अपने आप को मोटिवेशन के लिए आप सबसे सबसे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में एक हार ही है। अगर आप अपनी हार को हमेशा याद रखोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। एंड कुछ लोग होते हैं वो हार से डीमोटिवेट होके छोड़ने की, क्विट करने की सोचते हैं। एंड बहुत सारे एथलीट्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि हार से ही मोटिवेशन लो, अपने फेलियर से मोटिवेशन लो एंड अपने फेलियर्स को ओवरकम करो। उससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं है। इन शॉर्ट बोले तो बी पॉजिटिव एट एवरी स्टेज ऑफ यस, बी लाइफ। पॉजिटिव है। हाँ, हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको बी पॉजिटिव ही रहना है, अपने माइंडसेट को इतना अच्छा रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सैड हो सकते हो, आप रेस्ट ले सकते हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन क्विट नहीं करना है। भले इस प्रोसेस सबकी बॉडी टाइप का अलग अलग होता है, सबको थोड़ा टाइम लगता है बिल्ड करने में, किसी को जल्दी हो जाता है। तो जिनको टाइम लगता है वो स्लो प्रोसेस भी एक होता है ना, स्लो 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 विंस द रेस। तो वो वही बात है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, आपका एक छोटा छोटा स्टेप भी बहुत मायने रखता है। अब भाई जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है, बॉडी बिल्डिंग के साथ जी आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ जुड़ चुके हो, तो जो यंग जी जी। जनरेशन बिल्कुल नया एक जनरेशन आ रही है जो बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग में न्यू हम्म। है, तो उनके लिए क्या है मैसेज देना चाहिए कैसे बॉडी बिल्डिंग को एक फिटनेस उसमें गोल्स में भी करे कन्वर्ट, फ्रेंड्स के साथ मैं जुड़े? सबसे कहना चाहूंगा कि असल में जो अभी नए लड़के हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं कि आ, इस बॉडी बिल्डर के पास इतना फेम है, इतना नाम है, लेकिन कोई मेहनत नहीं देखता, कोई ये नहीं देखता कि उस बंदे ने इतना टाइम दिया उस चीज के लिए। तो अब मैं किसी को भी बताता हूँ तो सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि मुझे इतना टाइम हो चुका है, मुझे 7-8 साल 10 साल हो चुके हैं। चाहे वो फिर मैं किसी भी बॉडी बिल्डर का वो लोग नाम लेते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप उनकी शुरुआत देख लो चाहे जाके। तो वही सेम चीज है कि अगर आप किसी का सक्सेस देखते हो तो आपको उसका हार्डवर्क भी देखना पड़ता है। तो वही बात है कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता एंड किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। एंड यही बात है कि अगर वो इस लाइन में आगे आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम सबका, सारे एथलीट्स का। एंड बहुत अच्छी लाइन है, एंड ये लाइन एक ऐसी है कि जिसमें कोई किसी का कोई छीन नहीं सकता कुछ। आप अपने मेहनत से बनते हो एंड सबको अपनी मेहनत से ही मिलेगा। सो बस यही चीज है कि आओ मेहनत करो, अपना टाइम दो एंड हार्डवर्क करो एंड मोटिवेटेड रहो बस, और सबको इंस्पायर करो। बस यही चीज है कि और लगता है टाइम तो लगने दो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जीत आपकी ही होगी। चाहे आपको कोई ब्रांड मिले, चाहे आप कोई शो जीतो, चाहे आप किसी क्लोथिंग ब्रांड का, किसी सप्लीमेंट ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनो, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया पे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, वो सिर्फ आपका ही होगा। तो बस यही है कि फिटनेस के लिए जिनको आगे आना है वो आए आगे। बस ये है कि वो अपने हर चीज के लिए, अपने नेगेटिव्स के लिए पॉजिटिव के लिए तैयार रहें और माइंडसेट पॉजिटिव रखें बस। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पेशेंस। हाँ, पेशेंस, पेशेंस तो सबके लिए। चाहे कोई आप बिजनेस भी स्टार्ट करोगे ना, उसमें भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ये तो फिर भी बॉडी है। करेक्ट। और अभी आप इतना मतलब गोल्ड जिम के साथ जुड़ चुके हो, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जुड़ चुके हो, आगे क्या क्या सोचा आपने, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर गोल्स तो मेरे यही हैं कि फिटनेस में अपना एक नेम फेम करना है, इंडिया के लिए बहुत कुछ करना है मुझे। एंड हमेशा से यही था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, इंडिया के लिए बहुत कुछ करूंगा। एंड बस अपने आप को जितना हो सके आगे ले जाऊंगा, एंड अपनी मेहनत पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, एंड बस दैट्स इट। जितना जो आगे आ रहा है, जो जो अच्छा मिल रहा है वो सब भगवान की दया है, या मेरे मम्मी पापा का। मैं क्रेडिट अपने मम्मी पापा और भगवान को देता हूँ। मेरी मेहनत तो सबको दिखती है, लेकिन जो उन्होंने मेरे लिए किया वो शायद कोई भी नहीं कर सकता, एंड मेरे भगवान। एंड
हम मतलब ये सोच सकते हैं कि आप मिस्टर ओलंपिया के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, अब आगे देख सकते हैं हम आपको मिस्टर ओलंपिया जी के लिए। जी 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 जी। मैं सारे अब तो मतलब मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी 21 एज थी। एंड फिर धीरे धीरे जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन हुआ तो मैं बहुत छोटा था। एंड मैंने जितने भी बड़े उस वक्त जब मैं शोज में जाता था तो मेरा मसल मास बहुत कम था, मैं बहुत साइज में कम था। तो सब लोग पूछते थे तेरी एज क्या है, तो फिर मैंने उनको बताया तो वो लोग होते थे अबाउट 25 26 28 के। एंड मैं उनको बताता था अभी तो मैं 22 साल का हूँ, 21 साल का हूँ। तो वो कहते हैं अरे बड़ा छोटा है। लेकिन तब भी मेरी फर्स्ट कंपटीशन में मेरी 4th प्लेस थी, आईबीबीएफ का शो था वो। एंड वहाँ पे भी काफी अच्छा कंपटीशन था, मतलब अबाउट 40 50 पार्टिसिपेंट्स थे। बट उन सबको इम्प्रेस कर दिया जजेस को मेरे सिमेट्री ने और मेरी पोजिंग ने। तो बस यही चीज थी। तो फिर जब वो एक छोटी सी भी जीत थी, वो 4th भी आना मेरे लिए उस वक्त इतनी बड़ी बात हो गई थी। मैं तो गया था सिर्फ कि मुझे एक होता है ना कि मेरा स्टेज एक्सपीरियंस हो जाए एंड मैं भी देख लूँ शो कैसे करना है। लेकिन जब प्लेस लगी तो इतना अच्छा लगा, तो बस उसी से मैं मोटिवेशन मिलता गया। एंड ऐसा भी था कि कई शोज में प्लेस नहीं भी लगी, बट कोई बात नहीं, होता है। एंड मैंने किसी को कुछ भी गलत नहीं बोला। एंड आप भी थे शायद एक शो में मेरे साथ। यस यस। आप तो सब लोग मुझसे बोल रहे थे तुम्हारी प्लेस लगनी चाहिए थी, ये होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ मेरे साथ ऐसा बहुत बारी हो चुका है, तो मैं इतने सारे शोज खेल चुका हूँ, तो इतना बुरा नहीं मानता मैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगले शो में मैं उससे भी बड़े शो में मैं जीत गया। तो मैंने फिर यही बोला था सबको कि मैंने कहा देखो इस शो में नहीं हुआ तो अगले शो में तो हो ही जाएगा, बस दैट्स इट। चलो भाई, अब हम अपने सेकंड पार्ट में चलते हैं, जो कि पार्ट 2 है ज्ञान के बाद, अवेयरनेस अबाउट ओके। बॉडी बिल्डिंग। तो कुछ क्वेश्चंस हम्म हम आपसे पूछेंगे कि जो यंगर जनरेशन और जो इस लाइन में बिल्कुल नहीं है, तो वो गलत हम्म लाइन में ना जाके कुछ पॉजिटिव कर सकें। तो उसके लिए अगर हम हम्म पहला क्वेश्चन उठाएं, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत लोग करते हैं हमें, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, बल्क और कट साइकिल्स ये क्या चीज है हम्म। और क्या इफेक्टिव रहते हैं ये? इफेक्टिव हर चीज रहती है, लेकिन बात वही है कि चाहे आप बल्क ले लो चाहे कट साइकिल्स ले लो, मैं जनरल पीपल को या किसी नॉर्मल लड़के को मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो, चाहे वो कोई मुझसे इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया पे कोई भी पूछे अबाउट स्टेरॉइड्स। तो मैं सबसे पहले सिर्फ उनसे ये पूछता हूँ कि आपको प्रोफेशनली इस चीज के लिए आगे आना है। तब वो कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ शूट के लिए करना है, या भाई मुझे एक बारी ना फोटो खिंचवानी है, फोटो शूट होएगा मेरा, या मुझे कहीं पे अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना है, या कुछ भी, या शो ऑफ के लिए मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, तो मैं सीधा मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कोई जरूरत नहीं है सब करने की, तुम हेल्दी रहो, तुम फिटनेस अपनी ध्यान दो, तुम जितना अच्छे सप्लीमेंट्स हेल्दी फूड लेके अपनी बॉडी बिल्ड कर सकते हो वो करो। एंड इस चीज में मत पड़ो कि तुम एनाबॉलिक्स लोगे या अपने ग्रोथ हार्मोन्स लोगे, कुछ भी लेके तुम इंजेक्ट करके शॉर्टकट में बॉडी बना के तुम आओ। एंड वो बॉडी भी उस चीज के लिए ना हो जिस चीज के लिए वो बनी है। अबाउट कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो मैं प्रोफेशनलिज्म को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो अगर कोई लड़का आता है मेरे पास और वो सच में सीरियस है कि या शो खेलना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है इस लाइन में, तो फिर उसको सपोर्ट करना भी सही रहता है। एंड उसके लिए अलग चीज होती है। मतलब तो लॉन्ग बहुत टर्म सारी गोल्स के चीजें लिए ये ठीक है? लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एंड मेन प्रोफेशनलिज्म के लिए, कि अगर आपका प्रोफेशन आपको बनाना है इसमें, तब आप यूज कर सकते हो। एंड उसके लिए भी यही बात है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है अब। एंड फिर गाइडेंस के लिए यही बात होती है कि आप किसी कोच को हायर करो, या आप किसी फिटनेस प्रोफेशनल से पूछो जो ये चीज कर चुका है। तो आपको वो अपनी डाइट से लेके न्यूट्रिशन से लेके सप्लीमेंट्स एंड स्टॉक आपका बल्किंग गेनिंग सब देखेगा, अपने साथ वर्कआउट करे। तो वो चीज होती है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने किसी को बस इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कुछ भी बता दिया कि भाई ये वाला सप्लीमेंट ले लेना इससे बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है मुझसे। कि पता नहीं कितने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, मेरी टिकटॉक पे एंड हेलो पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सिर्फ यही कमेंट आता है कि आप प्रोटीन कौन सा लेते हो। तो मैं तब भी वहां पे किसी को कोई आंसर नहीं करता। और अगर मैं कभी लाइव भी आता हूँ तो मैं लाइव पे भी सब मुझसे पूछते हैं कि आप प्रोटीन कौन सा लेते हो, कोई एक ऐसा सप्लीमेंट बता दो जिससे बॉडी बन जाए। तो मैं कहता हूँ अगर ऐसा कोई सप्लीमेंट होता तो सबसे पहले हम ही ले लेते। करेक्ट। हमने कहा हम लोग इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं बॉडी बनाने में फिर। तो फिर वही चीज है। और मैं किसी ब्रांड को अभी मतलब सप्लीमेंट ब्रांड में मैं ऐसे किसी को नाम नहीं लेता, कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। सप्लीमेंट सभी ठीक है और सबको अपने हिसाब से देखना चाहिए।
अपने लिए कि जिसका जो बजट हो। एंड मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो बेसिकली, तो आप सबसे पहले उसका प्रोटीन कंटेंट देख लो, एंड उसके पीछे उसमें कितने कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन है, कितना फैट है एंड कितनी शुगर है। तो उस हिसाब से आप अपना रेट एडजस्ट करके आप अपना वो प्रोटीन ब्रांड चूज करो। बस यही चीज होती है। एक आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत आजकल चला हुआ है कि हर एक बंदा एक इस पे दौड़ लगा हुआ है कि मैं कोचिंग दे दूंगा, या ट्रेनर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो एक जेन्युइन जो ट्रेनर है उसको कैसे देखा जाए? जेन्युइन ट्रेनर को आप, सीधी सी बात है, या तो उसके पास कोई अचीवमेंट होनी चाहिए, या तो आप, सीधी सी बात है कि वो बंदा कुछ होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ट्रेनर हूँ या मैं ट्रेनर हूँ। आपने जब तक उसको देखा नहीं पर्सनली, आप मिले नहीं, या आपने उसकी प्रोफाइल देख के भी समझ में आ जाता है कि वो बंदा क्या है, उसने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। एंड रही बात बाकी नॉलेज की बात है, तो आजकल तो मैं तो ये मानता हूँ कि सीधी सी बात है, सबके पास डिग्री भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस टॉपिक पे अभी नहीं जाता हूँ, लेकिन वही बात है कि डिग्री होना एंड नॉलेज होना बहुत अलग अलग बात है। डिग्री को तो सबके पास भी ऐसे कहने को बहुत सारी डिग्रीज हो जाती है, लेकिन नाम की डिग्री का कोई फायदा नहीं है अगर जब तक आपके पास सही नॉलेज नहीं है। एंड मेरा मानना ये है कि आप किसी से बात करके या आप किसी की बॉडी देख के बता सकते हो कि इस बंदे के पास कितनी नॉलेज होगी। तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। एंड किसी ने शोज जीते हैं या किसी ने बहुत ज़्यादा अचीव किया है, तो उस बंदे के लिए भी बहुत सारी मेरी रिस्पेक्ट होती है, उस एथलीट के लिए बहुत रिस्पेक्ट आ जाती है कि अगर वो बंदा ये शो खेल के इतनी अच्छी बॉडी प्रिपेयर करके जा सकता है, तो उस बंदे के पास नॉलेज भी श्योर होगी कि हाँ उसने कैसे प्रिपेयर किया। तो अगले क्वेश्चन पे अगर चले, बॉडी बिल्डर जो होते हैं उसके लिए मेन जी, मसल्स कौन से होते हैं कि कहाँ पे वो हिट करे, अपने हर एक मसल को टारगेट करे? मेन मसल को टारगेट करने के लिए असल में हर मसल ही जरूरी होती है हर बॉडी बिल्डर के लिए। सबके स्पेसिफिक पार्ट तो होते हैं, किसी का कुछ मतलब वीक होता है, किसी का कुछ वीक होता है बॉडी में। कईयों की चेस्ट बहुत अच्छी होती है, कईयों के एब्स वीक होते हैं। तो ऐसा मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता कि हर बॉडी बिल्डर के लिए एक ही चीज, तो सबके लिए ये स्पेसिफिक होता है। एंड सब मेन बात आती है बॉडी बिल्डर्स में सिमेट्री की। तो जब सिमेट्री की बात आती है, तो जिसके जो वीक पार्ट होता है तो वो शो टाइम पे फिर वो उन मसल्स को ज्यादा हिट करते हैं, चाहे फिर वो किसी की बैक हो, चाहे शोल्डर्स हो, चाहे एब्स हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे आर्म्स हो, चाहे लेग्स हो। सबका अलग अलग स्पेसिफिक बॉडी अलग पार्ट रहता होता है। है। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे हम सेट्स लगाते हैं, सेट्स के बीच में कितने इंटरवल का मैक्सिमम रेस्ट ले सकते हैं? मैक्सिमम रेस्ट, ये मैं कहूँगा कि अगर कोई बिगिनर है तो बिगिनर के लिए आप मैक्स टू मैक्स उसको 1 मिनट तक का दे सकते हो रेस्ट। एंड क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत अप जाएगी, वैसे जनरली मैं अबाउट 30 सेकेंड्स का रेस्ट बहुत स्पेसिफिक मांगता हूँ कि आप चाहे चाहे वो मॉडरेट लेवल का बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो एथलीट हो, मैं खुद 30 सेकेंड या उससे कम का रेस्ट लेता हूँ। एंड बहुत ज्यादा हिट करता है वो मसल, उतना रेस्ट पीरियड बहुत होता है। या फिर आपने बहुत ज्यादा कोई हैवी मसल की, जैसे बैक की, डेडलिफ्ट की या स्क्वाट्स की है हैवी, तो मैं मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का रेस्ट और दे देता हूँ कि और अच्छी रिकवरी हो जाए। तो अगले क्वेश्चन पे चले तो किसी ने पूछा है क्रिएटिन के रिगार्डिंग क्रिएटिन हमें जी सबको पता है कि मसल्स ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, बट एक क्वेश्चन जी। बहुत अच्छा है कि क्रिएटिन डज क्रिएटिन हेल्प इन फैट लॉस और नॉट? फैट लॉस में उसका कोई रोल नहीं है। क्रिएटिन का बेसिकली रोल है कि वो आपकी बॉडी के आप मसल्स में वाटर पुल करेगा एंड स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एटीपी लेवल्स बढ़ा देता है। सो बेसिकली फैट लॉस, अगर आप कोई बंदा फैट लॉस डाइट पे है एंड वो लो कैलोरी पे है, तो क्रिएटिन कुछ स्पेसिफिक नया नहीं करेगा उसके लिए, ना कुछ उसके लिए मतलब नुकसान करेगा। तो इट्स जस्ट कि वो न्यूट्रल ही है कि आपके लिए वो, उसके गोल्स अलग हैं क्रिएटिन के। तो फैट लॉस में कुछ उसका स्पेसिफिक रोल नहीं है, ना उसका फैट गेन के लिए है। तो अगले क्वेश्चन पे चले तो कैन समवन टर्न फैट इनटू मसल इन बॉडी बिल्डिंग? फैट को मसल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम? नहीं, फैट और मसल दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एंड ये आप इस टर्म को आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो कि
when burning fat you can add or gain muscles. ओके क्योंकि फैट अलग चीज है एंड मसल अलग चीज है. सो व्हेन हम लोग जब मसल बिल्ड करते हैं या कोई एक फैटी इंसान है जिसका बॉडी फैट ज्यादा है, तो जब वो फैट बर्न उसका करवाते हैं, फैट लॉस करवाते हैं, तो उसमें उस प्रोसेस में उसकी सेम टाइम पे मसल बिल्ड भी करवाते हैं. सो मसल अपनी प्लेस लेती है, फैट अपनी प्लेस लेती है, दोनों अलग अलग हैं. ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग जब फैट लॉस, तो बहुत सारा ये मिथ है एक तरीके से कि सब कहते हैं कि फैट मसल में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. और अगले क्वेश्चन पे चले तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किया है आपकी बॉडी को देख के, वेस्कुलरिटी के टॉपिक पे, कि विजिबल वेन्स के लिए और जैसे कि बोला जाता है वेस्कुलरिटी फॉर रोड मैप वेन्स, इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें और क्या सप्लीमेंट गाइडेंस है आपके लिए? एक्सरसाइज एक्चुअली सब सेम ही रहती है. रेस्ट पीरियड थोड़ा कम हो जाता है एंड आपको वेस्कुलरिटी या वेस्कुलर ज्यादा दिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ड्राई होना पड़ता है. आपकी स्किन के अंदर जितना स्किन के नीचे आपकी स्किन क्वालिटी कैसी है, आपकी स्किन पतली है तो वेन्स ज्यादा विजिबल होंगी. अगर बॉडी में सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज है तो और ज्यादा विजिबल वेन्स होंगी. एंड एक सप्लीमेंट आता है एल-आर्जिनिन करके. सो उससे मतलब कि वो वेन्स में एयर न्यूट्रिएंट्स को पुल कराता है. वेन्स ब्रॉड होती हैं, उससे ब्रॉडन अप होती हैं. तो वो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स पंप के लिए यूज करते हैं. एंड बस यही है. एक सिट्रुलिन मैलेट आता है तो उसका भी सेम काम है, पंप देना, बॉडी को वेस्कुलर बनाना. सो कोई भी अगर मैं किसी को सजेस्ट करूं, अगर वेस्कुलर ज्यादा अच्छा पंप चाहिए तो उसके लिए यही है कि आप एल-आर्जिनिन प्री वर्कआउट में यूज कर लो. प्री वर्कआउट के साथ यूज करना उसको. हाँ, प्री वर्कआउट के साथ यूज कर लें. एंड अबाउट 3 ग्राम मिनिमम डोज है. एंड इसका कुछ स्पेशल एक्सरसाइज भी रहती है क्या? स्पेशल एक्सरसाइज कुछ नहीं, सब सेम एक्सरसाइज रहती है. पंप जब ज्यादा अच्छा आता है तो फिर मोर वेस्कुलर लगता है बंदा. एंड बाकी सारा गेम बॉडी फैट परसेंटेज का है. जितना कम फैट होगा बॉडी में उतनी ज्यादा विजिबल होंगी वेन्स. मतलब सिंगल डिजिट तक जाना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, सिंगल डिजिट तक. अबाउट मिनिमम आप समझ लो 10% या 12% पे तो होना ही पड़ेगा. 10% भी मुश्किल है आजकल तो वैसे. अरे 10% भी मुश्किल है. करेक्ट. तो अगले क्वेश्चन पे अगर चले, आर्म्स की एक्सरसाइज के लिए, बिगर आर्म्स अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आप सजेस्ट करोगे? मैं सजेस्ट करूंगा, मैं अपने जनरल रूटीन में बाइसेप और ट्राइसेप दोनों साथ में ट्रेन करता हूँ. तो कई बार मैं चेंज इस तरीके से करता हूँ, जिस दिन मैं बाइसेप्स हैवी करूंगा उस दिन मेरी ट्राइसेप्स लाइट होगी, लेकिन होगी साथ में. एंड जब मैं ट्राइसेप्स हैवी जिस दिन करता हूँ तो उस दिन बाइसेप्स लाइट कर देता हूँ. एंड कोशिश करता हूँ कि दोनों मसल को अच्छी तरीके से हिट करूँ. एंड भले ही वेट से मुझे मतलब नहीं रहता, बस कोशिश ये रहती है कि मसल अच्छी तरीके से ट्रिगर हो एंड मसल टियर अप हो. बस दैट्स इट. भाई अगर अगले क्वेश्चन पे चले, व्हाट आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और आजकल फैशन में क्यों है वो? फैशन में बस इसलिए है क्योंकि एक ये भी मिथ है सबको कि हर किसी को बस दे दो एंड 3 महीने में 4 महीने में बॉडी बन जाएगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये मिथ मतलब हटाने की जरूरत है एंड सबको समझाने की भी जरूरत है कि सिर्फ आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड से बॉडी नहीं बनती. मतलब मैं कहना चाहूंगा कि ये जरूरी है एक प्रोफेशनल के लिए भी. जितनी डाइट जरूरी है, सप्लीमेंट जरूरी है, चलो ये भी एक पार्ट प्ले करता है, अपना रोल प्ले करता है, लेकिन ये डाइट की जगह नहीं ले सकता. आपकी मेहनत, आपको जिम में वर्कआउट उतना ही करना पड़ेगा, इनफैक्ट ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा. एंड बाकी चीज आ जाती है कि आपकी डाइट कैसी है, आपका रेस्ट कैसा है, आपका रूटीन कैसा है. एंड उसके बाद जाके ये रोल प्ले करता है एनाबॉलिक्स. तो ये सबसे लास्ट पॉइंट आता है एनाबॉलिक्स का कि आपके पूरे सर्किट में जो ऐड होता है बॉडी बिल्डिंग में. बाकी मैं किसी को भी, वही जैसे मैंने आपको पहले अभी बोला कि मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो. एक मेरे क्वेश्चन आया बैठे बैठे दिमाग में कि एक जो नॉर्मल इंसान है, हेल्दी इंसान जो है, उसके लिए फैट परसेंटेज कितना रहना चाहिए बॉडी के लिए? आइडल फैट परसेंटेज, आइडल फैट परसेंटेज फॉर मेल हेल्दी पर्सन के लिए आप ये समझ लो 12 to 15%. ओके. फॉर मेल्स और फीमेल्स का कुछ अलग क्राइटेरिया क्या? फीमेल्स का आप ये समझ लो अबाउट मैं कहूँगा 10 to 12 भी कह सकते हो. ओके. एंड इन फॉर मेल्स 15% एंड अबाउट 15 भी कह सकते हो. उनके लिए हेल्दी 15 भी है. 15 इज
गुड। रेदर देन कोई अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, हाँ, सेम रहेगा अगर दोनों के कोई लिए? बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा उनके लिए भी, सबके लिए, जनरल पर्सन के लिए। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो मैं कहूंगा कि आप सिंगल डिजिट या 12 to 10% के बीच में लाई करो, ताकि आप मतलब आपकी मसल्स विजिबल हो। और जैसे देख, बॉडी बिल्डिंग से कोई भी आप कंपटीशन में जाते हो तो जी आपको ड्राइनेस चाहिए। जी। ड्राइनेस के लिए आप क्या क्या सप्लीमेंट यूज करते हो, मतलब वाटर फ्लश आउट करने के लिए? ड्राइनेस के लिए, वाटर फ्लश आउट के लिए, वाटर आउट की पिल्स आती हैं, एंड वो एक्चुअली हर्ब्स होती हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरली ड्राई करती हैं, फ्लश आउट करती हैं एक्सेस वाटर। एंड बाकी गेम होता है कि आपको सॉल्ट थोड़ा बंद करना होता है, जैसे आपको पता ही होगा, हम लोग बॉडी बिल्डर सॉल्ट भी बंद कर देते हैं। एंड सॉल्ट को यूज करना आना चाहिए। एंड टाइम पे सॉल्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर पंप चाहिए तो हम लोग जब कार्ब लोड करते हैं तो उसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दो तो पंप बहुत अच्छा आता है पंप के टाइम पे बैक स्टेज। एंड बाकी चीज़ें होती हैं कि हम लोग पानी भी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते जाते हैं। एंड एंड टाइम पे शो से एक दिन पहले कोई पानी ही नहीं पीता, या पानी पीते भी हैं तो अबाउट 250 ml या 150 ml बस। मैंने देखा तो था वो काफी ज्यादा ड्राइनेस चाहिए होती है। एक पर्सन था मेरे साथ कंपटीशन से पहले, उसने अराउंड 1 वीक 250 ml डे का पर डे लेता था इंटेक। तो इतने ही लेते हो क्या उसमें? सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की है। एंड मैं ये नहीं कह सकता कि आप किसी ने अगर 1 हफ्ते पहले लिया, या मैं 3 दिन पहले लेना शुरू करता हूँ, कई बार 2 दिन पहले लेना शुरू करता हूँ, वो सबकी बॉडी अपने आप उनको बता देती है कि उसका बॉडी का ड्राइनेस लेवल कैसा है या वो कैसी ड्राई हो रही है। बाकी और भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स में या फिर हम लोग, आप समझ लो, नेचुरल टैनिंग भी करते हैं। सन पे जाके बॉडी में नॉर्मल ऑयल लगा के एंड मुंह ढक के छत पे लेटते हैं, तो उससे जो टैनिंग होती है, नेचुरल टैनिंग, तो वो भी सन से जो आती है हीट, वो भी बॉडी से वाटर वो करती है, वेव आउट करती है, स्टीम आउट कर देती है। मतलब ये बहुत मुश्किल काम है कोई भी इवेंट में कंपटीशन कम्पीट करना। जी मतलब जी जी। 250 ml एक होता बॉटल है को। नेचुरल बॉडी तैयार करना शूट उट के लिए, और एक होता है शो में कम्पीट करना, शो में स्टेज पे खड़े होना। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, एंड स्टेज की बात ही अलग होती है। ये हमारा पार्ट 2 खत्म होता है अभी। पार्ट 3 पे जी गए तो जस्ट एक हमने रैपिड फायर राउंड इंट्रोड्यूस किया सबके लिए। कि जो भी ओके ओके। आपने इतना डिफिकल्ट टाइम देखा है तो थोड़ा मतलब माइंड को आप अलग दिशा में लेके जा सको। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे कि आपका फेवरेट क्विज़िन क्या है? फेवरेट फेवरेट फूड, फेवरेट फूड। फेवरेट फूड बिरयानी। बिरयानी उसके बाद भी इतनी अच्छी बॉडी है। करेक्ट। द फूड यू डिसलाइक द मोस्ट? डिसलाइक द मोस्ट करेले। बट वो ग्रीन वेजिटेबल्स है, वो तो लेना चाहिए। वो ग्रीन वेजिटेबल्स है, बट फिर भी मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। विच इज योर ड्रीम कार? ड्रीम कार, मेरी ड्रीम कार वो होगी जो मैं अपनी मेहनत से खरीद लूंगा। सो दैट विल बी माय ड्रीम कार। ऐसे तो बहुत सारी हैं, ऐसे तो वो सबकी रहती है, बट मेन वही है सबकी कि रहती अपनी है। कमाई का जो लो वो अलग ही मजा जो है। अपनी कमाई का मजा है ना, वो कहीं हाँ, पे भी नहीं है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फेवरेट स्पोर्ट यू लाइक टू वॉच द मोस्ट? फेवरेट स्पोर्ट, यस। ये थोड़ा टफ है वैसे। WWF। मुझे फाइटिंग देखना बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट। और फेवरेट सुपरस्टार कौन है उसमें? फेवरेट सुपरस्टार जॉन सीना ओह ग्रेट। एंड द ड्वेन जॉनसन, द रॉक। ये ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। मतलब मुझे अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो मैं इनकी पुरानी फाइट्स भी देख लेता हूँ। लेजेंड्स है ये मेरे लिए, बचपन से देखता आ रहा हूँ। इनका इंस्पिरेशन वर्कआउट्स भी अवेलेबल है बहुत ज्यादा। इंस्पिरेशन ये लोग के लिए। ये लोग इंस्पिरेशन है। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ होने वाला आपके लिए। व्हाट इज द लास्ट थिंग यू लाइक्ड ऑन द सोशल मीडिया? लाइक ऑन सोशल मीडिया, द लास्ट थिंग। लास्ट थिंग किसी की पोस्ट हो सकती है, सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे याद ही नहीं एक्चुअली। मैंने शायद अपनी पोस्ट अभी की थी थोड़ी देर पहले ही। तो हेलो ऐप पे बस वही था कि मैं अपनी पोस्ट पे ही सबके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा था। तो दैट्स इट जी। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अगर हम अभी तक देखें?
सबसे बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हो, कहने के लिए तो ऐसे तो मैंने अभी सोशल मीडिया एप्स पे आप जैसे देख रहे हो कि बहुत सारी फैन फॉलोइंग आती है, तो लोगों के लिए वो भी अचीवमेंट है। एंड मुझे ब्रांड्स में साइन कर रहा हूँ, तो लोगों के लिए ये भी अचीवमेंट है कि एक एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो उसको ब्रांड्स ऑफर हो रहे हैं एंड कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं। और बाकी शोज भी मैंने बहुत सारे जीते हैं एंड मिस्टर यूपी जीता हुआ है, मैंने खेला था एंड मिस्टर यूपी हो गया एंड मिस्टर दिल्ली जीता था मैंने, इस साल भी जीता था एंड पिछले साल भी मैंने सिल्वर मेडल था एंड इस बारी मैंने मिस्टर पंजाब में कम्पीट किया था, तो उसमें मेरी फर्स्ट प्लेस थी जो पठानकोट में हुआ था। तो उसमें शायद आप नहीं थे, वो IBBF का था, वो मैंने आपने पोस्ट बताया था डाली हुई मुझे, है अपने इंस्टाग्राम में। जी बताया जी। था मुझे। तो उसके बाद फिर ये दूसरा हुआ था, तो शायद उसमें मेरी प्लेस कम हो गई थी, बट मैंने आपसे कहा था कि कोई बात नहीं, सब लगा रहता है। एंड नॉर्थ इंडिया भी खेला मैंने, तो ये बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बट मैं आपको सच बताऊं तो मुझे अचीवमेंट सिर्फ यही लगती है कि मेरी वजह से अगर मेरे मम्मी पापा प्राउड हैं, तो बस इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए। एंड मैं इसी यही मेरी मोटिवेशन भी आप कह लो कि मैं और आगे खेलता रहता हूँ एंड कभी डीमोटिवेट नहीं होता। और ये जो भी देखेगा आई थिंक उनके लिए भी इंस्पिरेशन बनने वाला है ये। जी, थैंक यू। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कूल आर यू? मैं अपने आप को बिल्कुल भी कूल नहीं मानता। मैं बिल्कुल कूल नहीं मानता अपने आप को। मैं, आप ये समझ लो, सब लोग मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं यार तू बड़ा बोरिंग सा है एंड बस सारा टाइम, मतलब मैं जिम के टाइम एक्टिव होता हूँ और जब मुझे भी टाइम मिलता है तो मैं फ्री टाइम में मैं घर पे ही होता हूँ। तो मुझसे सब कहते हैं बाहर जाओ, घूमो फिरो, मैं पार्टी आर्टी वैसा कुछ भी नहीं है। मैं घर पे रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, टीवी मूवी देख लो या कुछ भी मन पसंद खा लो, बस ऐसा ही। और ज्यादा टाइम मैं डाइट पे होता हूँ तो कुछ खा भी नहीं सकता, तो उस हिसाब से फिर सबको लगता है कि मैं बोरिंग सा हूँ। मैं खुद को भी कूल नहीं मानता उतना। तो अगर आप 1 to 10 कह रहे हो तो मेरा फेवरेट नंबर है 3, तो मैं 3 कहूंगा अपने आप को। एक ऐसी चीज जिससे आप बहुत डरते हो? बहुत डरता हूँ, कुछ भी हो सकती है ये। कुछ भी हो सकते हैं। क्विट करने से बहुत डरता हूँ मैं। सबके लिए यही होना चाहिए। बहुत बार, हाँ बहुत बारी, मतलब जब डाइटिंग पे होते हैं या एक्सट्रीम डाइटिंग पे होते हैं या पीक वीक चल रहा होता है, जब खाना पीना नमक पानी सब बंद होता है, बहुत बारी मन में ख्याल आता है कि छोड़ दें, सब हटाओ, बेकार है सब, कुछ नहीं करना। वो उस वक्त आप ये समझ लो कि वो होता है ना, माइंड खींच रहा होता है एक तरफ, ये अपने आप से ही लड़ाई चल रही होती है अंदर। तो वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं बस यही कहूंगा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप से डर लगता है कि खुद ही को ना हरा दूं मैं, क्योंकि मन तो हमेशा यही कहेगा कि कंफर्ट जोन में रहो, अपना कंफर्ट जोन कभी ना छोड़ो। एंड कंफर्ट जोन से आगे निकलता है तभी कुछ हो पाता है, तभी आप कुछ अचीव करते हो लाइफ में, कुछ अचीव करते हैं। करेक्ट। जिन्होंने भी अचीव किया, आप किसी से भी पूछ लो, उनको खुद से ही लड़ना पड़ा था, तभी वो आज सबसे जीतते हैं। पहले खुद से लड़ना पड़ता है, बाद में दुनिया आती है। करेक्ट करेक्ट। व्हिच इज द फेवरेट समर एक्टिविटी ऑफ योर्स? समर एक्टिविटी, मुझे समर एक्टिविटी से आप ये कह लो कि मुझे ना बॉडी शो ऑफ करना बड़ा अच्छा लगता है। जब समर में छोटे छोटे टाइट टी शर्ट या ड्रेस पहन के घूमने को मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सर्दियों में हम ज्यादा शो ऑफ नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल सही भाई। इसी के साथ हमारा ये खत्म होते हैं 3 राउंड्स। ओके। एंड अब लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले ये पूछना चाहूंगा, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं क्या लोगों को? जी 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 जी। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें? मेरे आप इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे DM कर सकते हैं एंड फेसबुक पे है, मेरा फेसबुक पेज है, तो मैं सबके, एंड मेल्स भी है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरा ईमेल है, तो आप मेल कर दो मुझे तो मैं कांटेक्ट कर लूंगा। जो जेन्युइन होता है तो मैं यूजर नेम डाल दूंगा इसमें। जी जी ओके। आप मेल ID डाल देना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डाल देना। एंड कौन से प्लेटफॉर्म से आप अवेलेबल हो? मैं टिकटॉक पे अवेलेबल हूँ, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हेलो एंड लाइकी। ये तो मैं अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, वैसे तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है आपकी। थैंक यू। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जैसे कि हमने ये सीरीज शुरू की है सैल्यूट द बॉडी बिल्डिंग हीरोज, एंड एक सैल्यूट करते हैं हम आपको अपनी तरफ से। आपने जो भी अचीव किया है बहुत अच्छी तरह से आप उसको आगे लेके जा रहे हो एंड एक इंस्पिरेशन बन रहे हो लोगों के लिए।
वो लोग मेरे को थैंक यू सो पूछते नहीं है, मच। करण भाई से वेन्स के बारे में जरूर पूछना। तो ओके ओके। तो ये मेरे टिकटॉक वीडियोस में भी मुझसे सब पूछते रहते हैं आपकी वेन्स का क्या राज है, ऐसा कुछ भी। तो मैं कहता हूँ राज कुछ नहीं है, बस यही है कि उस वक्त बॉडी फैट बहुत ज्यादा कम होता है एंड पंप अच्छा होता है, तो वेन्स ज्यादा विजिबल हो जाती हैं। तो आप ऐसे ही काम करते रहिए इंडिया के लिए। हम आशा थैंक यू करेंगे सो कि आप मच। आने वाले टाइम में मिस्टर ओलंपिया जरूर जीते। हमारी बेस्ट थैंक यू विशेस सो मच भाई। आपके साथ बिल्कुल बनी हुई है। थैंक यू, लव यू ब्रदर। ओके, लव यू ब्रो। ओके चलिए हम ओके, अब बाय साइन बाय। आउट करते हैं। एंड थैंक यू जी, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ऑलराइट माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो एंड मिस्टर करण की जो लाइफ थी उससे आप कुछ ना कुछ सीख के गए हो। एंड सेकंड पार्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है इसमें, अवेयरनेस अबाउट बॉडी बिल्डिंग, आप उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हो। एंड बी ऑन द लाइन, शॉर्टकट मत लीजिए लाइफ में। बॉडी बिल्डिंग एक शॉर्टकट वाली गेम नहीं है, लॉन्ग टर्म सोचिए। एंड आई होप ये एक इंस्पायरिंग एपिसोड रहा हो आपके लिए। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक पर्सन की लाइफ में एक ऑब्स्टेकल्स वाली सिचुएशन जो आती है, कभी कभी उसको ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त आप हार मत मानिए उससे। उस वक्त एक अपने में बाउंस बैक करने का एटीट्यूड लेके आइए। वो जो बाउंस बैक का एटीट्यूड होगा ना, वो आपको अब खुद ही नहीं पता होगा कि आपको किस लेवल तक लेके जा सकता है वो। तो अगले एपिसोड के लिए वेट करिए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी इंस्पायरिंग एपिसोड आपके लिए लाते रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड जस्ट वेट फॉर द लास्ट कमिंग एपिसोड्स। एंड ओके, ऑलराइट, मिलते हैं अगले एपिसोड में।